तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक जानवर को इंसान, बच्चे को एडल्ट और एक लड़के को मर्द बनाती है? इसीलिए हम आज की वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस लाकर अपने आप को एक आदमी, एक मर्द बना सकते हो। तो मेरे भाई, बात है तब की जब मैं रायपुर जाने वाला था। उस समय मैंने अपनी 12th जस्ट कंप्लीट ही की थी और कॉलेज में एंटर करने के साथ साथ मैं एक जॉब ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे एक अर्निंग सोर्स चाहिए था। क्योंकि मैं अपने पापा से पैसे मांग मांग कर थक चुका था और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि बार बार मेरे खर्चे उठाने के लिए पापा परेशान हो। इस वजह से मैं एक जॉब ढूंढ रहा था कि जॉब के ज़रिए अगर मैं स्टडी करते करते कोई काम करता रहूँगा तो मेरी जो ज़रूरतें हैं, जो मेरे शौक़ हैं, वो आसानी से पूरे होते रहेंगे। जिसके लिए मैंने क्या किया था कि कॉलेज को मैंने प्राइवेट कर लिया था अपने। मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाता था और जॉब करने के लिए मैंने स्टार्टिंग की थी अपने चाचा के साथ बिज़नेस ज्वाइन करके। लेकिन वो कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान यूट्यूब की तरफ जाता था। अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि 2016 में मैंने जब अपनी 12th पास की थी ना, उसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था जिसमें मैंने पहली वीडियो डाली थी। अगर तुम में से बहुत सारे लोग उस समय का यूट्यूब चला रहे होंगे ना, तो उन्हें पता होगा कि उस समय कोई भी वीडियो डालो वो तुरंत मोनेटाइज होती थी। हर वीडियो पे ऐड आता था, चाहे वो पहली वीडियो हो चाहे वो आखिरी वीडियो हो, हर वीडियो पे ऐड आता था। तो मैंने जब पहली वीडियो डाली तो वो वायरल हुई। उसमें लगभग 2 लाख के आसपास व्यूज़ आ गए थे और मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड था, जिसकी वजह से मुझे सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए और मुझे लगा कि मैं यूट्यूब में शायद कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो मैं अपना चैनल दिखा देता हूँ। उस समय मैंने चैनल का नाम प्रीत ऑन द बीट रखा हुआ था। और उस समय क्या होता था ना कि यूट्यूब पर जो भी सॉन्ग्स वायरल होते थे उनका बेस बूस्टेड वर्जन बहुत ज़्यादा चलता था। लोग बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते थे। बेस बूस्टेड वर्जन का मतलब होता है कि जिस गाने का जो बीट्स होती है ना, उसका बेस बढ़ा दिया जाता है। तो जब उसको स्पीकर में लगा कर सुनो, ब्लूटूथ में या फिर हैंड फ्री लगा कर सुनो, तो उसमें ना बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता था, जो सुनने में लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैं उस तरह के सॉन्ग्स डाउनलोड करके उनका बेस बढ़ाकर उनकी वीडियोस बनाकर डाला करता था। तो उसमें कॉपीराइट आने के भी चांसेस कम हो जाते थे और प्लस सॉन्ग वायरल होने के भी चांसेस बढ़ जाते थे। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ और चैनल मोनेटाइज तो था ही ऑलरेडी, सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए। उसके बाद मैंने उसमें वीडियोस डालना स्टार्ट किया थोड़ा जल्दी। लेकिन उस समय मेरा यूट्यूब पर ध्यान कुछ उस तरह का नहीं था कि मुझे यूट्यूब पर ही कुछ करना है। मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ये चीज़ कर रहा था कि डाल के देखते हैं होता क्या है। चली तो चली, नहीं चली तो भाड़ में जाए। तो क्या हुआ ना, जब तक वो वीडियो वायरल होती तब तक मैंने दूसरी जगह जॉब देखना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा माइंड शिफ्ट हो गया। मेरा माइंड जॉब की तरफ ज़्यादा चला गया। अब हुआ ये कि जॉब ढूंढने के लिए ना मैंने इतने रिजेक्शन फेस किए, तुम यकीन नहीं मानोगे मेरे भाई। उस समय मैं फाइनेंस में जॉब ढूंढ रहा था। फाइनेंस में जॉब ढूंढने का सबसे ईजीएस्ट वे होता है मेरे भाई कि तुम किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में चले जाओ या फिर किसी भी बैंक में चले जाओ और वहाँ पर जाकर रिकवरी एजेंट की जॉब अप्लाई करो। रिकवरी एजेंट का मतलब होता है तुम बैंक की तरफ से एक वसूली भाई बनकर जाते हो उन कस्टमर्स के पास जिन कस्टमर्स ने EMI पे नहीं की होती। जो कस्टमर्स अपनी EMI किसी कारण से रोक कर रखते हैं, उनके पास जाते हो, उनकी EMI पे करवाते हो और उसके बेसिस पर तुम्हें कमीशन मिलती है। तो मैंने ये जॉब करने के लिए मैंने धर धर भटकना स्टार्ट किया। और उस समय से ना मेरा माइंडसेट ऐसा था कि भाई देखो, कमाना है, अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें धक्के तो खाने ही पड़ेंगे। उस समय मैं शायद 17 या 18 साल का था, 16-17 साल का था शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उतनी छोटी सी एज में मैं ये चीज़ समझ चुका था कि भाई दर दर भटकना ही, दर दर की ठोकरें खाना ही ग्रो होने का एक रास्ता है। तो उस समय मैंने क्या किया ना, एक जॉब मिली, वहाँ से मुझे पेमेंट नहीं मिलती थी। मैं बाइक के शोरूम्स में बैठा करता था और वहाँ पर ना गाड़ियाँ फाइनेंस करता था। तो जिस बैंक की तरफ से मैं बैठता था ना, उस बैंक की इमेज उस शोरूम में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से ना कोई भी बंदा वहाँ पर मुझे सपोर्ट नहीं करता था। देखता था कि ये डेली आ रहा है, छोटा सा बच्चा है, काम करने के लिए, कमाने के लिए आ रहा है, लेकिन वो नफ़रत इतनी करते थे ना उस बैंक से, जिस बैंक की तरफ से मैं बैठ रहा था वहाँ पर एज एन एजेंट। तो मुझे कोई गाड़ियाँ देता ही नहीं था फाइनेंस करने के लिए। ऐसा ही कर करके मैंने 2 महीने 3 महीने तक लगातार वहाँ पर मेहनत की, कोई गाड़ियाँ नहीं देता था। तब मुझे वहाँ पर एक सर मिले थे जो मुझे अपना छोटे भाई की तरह समझते थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई तू इस कंपनी में जा, वहाँ पर जाकर अप्लाई कर, वहाँ का मैनेजर हो सकता है कि तुझे तेरा टैलेंट देखकर, तेरी कन्वर्सेशन स्किल्स देखकर और तेरी मेहनत देखकर तुझे हायर कर ले। मैं गया वहाँ पर, मैं अप्लाई किया मैंने और एज़ एक्सपेक्टेड मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई रायपुर की। और मैं जब रायपुर पहुँचा, वहाँ पर भी जाकर मैंने इतने रिजेक्शंस फेस किए हैं ना मेरे भाई। मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा रायपुर के ऊपर। रायपुर की पूरी जर्नी तुम्हें बताऊँगा मैं। तुम लोगों को इतनी ज़्यादा इंस्पायर करेगी ना, तुम लोग सोच के दंग रह जाओगे।
और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो अपनी लाइफ में मेहनत करना छोड़ दे। जो नहीं कर रहा होगा ना वो भी स्टार्ट कर देगा। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करके ना मैंने एक चीज़ समझी थी कि एक आदमी को, एक मर्द को मर्द वही चीज़ें बनाती है जिन चीज़ों के लिए वो सबसे ज़्यादा तड़पता है, जिन चीज़ों के लिए वो सबसे ज़्यादा तरसता है। भाई एक एक रुपए के लिए मैं रोता था, पता है, इतनी ज़्यादा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी। मेरे कज़न इतने ज़्यादा अमीर कि वो जब आ रहे हैं नानी के घर घूमने के लिए तो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं और मेरे पास खर्च करने के लिए 1,000 रुपये नहीं होता था। और उनको ऐसा खर्च करते देख के ना मुझे अंदर से वो फीलिंग आने लगी थी कि अरे यार मुझे भी खर्च करना है। बट मैं ये चीज़ नहीं देख पा रहा था कि हमारी खर्च करने की कंडीशन उतनी नहीं है, जिसकी वजह से मैंने जो एक्सपेक्टेशंस अपने पेरेंट्स से लगा ली थी ना वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से मैं खुद से नफ़रत करने लगा था। मैं सच बताऊँ अपनी फैमिली से हेट करने लगा था। मेरे मन में वो ख्याल आने लगे थे कि यार कैसी फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ कि पैसे नहीं है। लेकिन ये चीज़ समय रहते मैं समझ गया कि नहीं भाई, किसी के पास ज़्यादा पैसा होने से जज नहीं कर सकते कि वो इंसान अच्छा ही होगा। और उसके बाद मैंने ये चीज़ समझी कि मेरे भाई ये जो फीलिंग मैंने एक्सपीरियंस की थी ना कि 1 रुपये खर्च करने के लिए तरसता था मैं, वहाँ मेरे कज़न 30-30 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं नानी के घर पे और मेरे पास खर्च करने के लिए 1,000 रुपये नहीं है। वो भी मेरे खुद के नहीं है, मुझे मांगना पड़ रहा है मम्मी पापा से। वो भी मुझे मना कर रहा है कि नहीं भाई अभी नहीं दे पाएंगे, हमारे पास कंडीशन नहीं है। तो ये चीज़ मैं समझ गया था मेरे भाई कि ये चीज़ फेस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। उस दिन के बाद मैं जो फूट फूट के रोया था ना मेरे भाई, नानी की गोद में सर रख के रोया था मैं, तो मैं सच बता रहा हूँ इतना फूट के रोया था मैं कि मेरे पास 1 रुपये नहीं है, मैं किस कंडीशन में जी रहा हूँ। उस दिन के बाद मैंने एक चैलेंज लिया था कि बस अब 1 रुपये के लिए भी तरसना बंद, 1 रुपये भी मांगना बंद। अब अगर कुछ करना है तो देने के लिए करना है, मांगने के लिए नहीं करना है। उसके बाद मैंने जो जॉब करना स्टार्ट की और जो हसल करना स्टार्ट किया ना भाई, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज मुझे 1 रुपये भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मैं 20,000 रुपये की भी चीज़ खरीदता हूँ ना, मुझे कोई अकाउंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अकाउंट में मेरे पैसा रहता है। तो रिजेक्शन, चाहे तुम कोई चीज़ रिजेक्ट करो, चाहे तुम कोई चीज़ फेस करो, ये चीज़ें तुम्हें मर्द बनाती है। रिजेक्ट करनी किस चीज़ों को होती है? पुश्तैनी पैसा जिसे हम कहते हैं ना। तुम यकीन मानो मेरे भाई, एक आदमी जिसके जीवन में पुश्तैनी पैसा होता है ना, वो चीज़ अंदर से उसको खोखला बना देती है। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तुम जाओ किसी भी ऐसे आदमी को देखोगे ना तुम, तो बाहरी तौर पर तो तुम्हें देखकर बड़ा खुश लगेगा कि यार उसके पास पुश्तैनी पैसा है, कितना खर्च कर रहा है, कितना उड़ा रहा है। उसके अंदर झांकने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि अंदर से वो नामर्द हो चुका है। अंदर से उसके इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि कल को अगर उससे जो चीज़ उसको मिली है वो चीज़ छीन ली जाए ना तो वो जी भी पाएगा, वो सर्वाइव भी कर पाएगा। अंदर से पूरा खोखला हो चुका होता है। तो तुम्हें भाई इन सब चीज़ों को, इन सब लग्जीरियस चीज़ों को ना अपने हाथों से कुचलना होता है, अपने हाथों से उनको मना करना होता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं एक मर्द हूँ, मैं खुद कमा सकता हूँ, मैं खुद सब चीज़ें बिल्ड कर सकता हूँ। तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है अपने पुश्तैनी पैसा को, अपने फैमिली की कमाई हुई चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। बस तुम्हें रिजेक्ट करना है कि मुझे नहीं चाहिए। वो आपकी मेहनत थी, आपने अपनी मेहनत करके पूरा अपना एम्पायर खड़ा किया, मैं अपना एम्पायर अपने पैरों पर खड़ा करूँगा। ये होता है मेरे भाई असली मर्द, जो लग्जरियस चीज़ों को, जो फ्री में मिली चीज़ों को ना रिजेक्ट करता है सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को टेस्ट कर सके कि जिस तरह मेरे एंसेस्टर्स ने इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बिल्ड की, क्या वो खून मेरे अंदर दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा, क्या वो टेस्टोस्टेरोन मेरे अंदर है भी या नहीं है, क्या मैं जितना उन्होंने कमाया उससे ज़्यादा कमा सकता हूँ कि नहीं, या एटलीस्ट उससे ज़्यादा नहीं कम से कम उतना ही बिल्ड कर सकता हूँ कि नहीं, बगैर किसी की हेल्प के, बगैर किसी से सजेशन लिए, बगैर कुछ भी किए, अपने पैरों पे, अपनी दम पे। ये सब चीज़ें टेस्ट करना ना मेरे भाई एक लड़के को एक मर्द बनाता है। इसके साथ ही मेरे भाई तुम्हें हर उस चीज़ का लालच छोड़ना पड़ता है, हर उस चीज़ का लालच छोड़ना पड़ता है जो तुम्हें फ्री में मिल रही हो, जो तुम्हें खैरात में मिल रही हो। क्योंकि खैरात में मिली हुई चीज़ ना खुद वैल्यूएबल होती है ना तुम्हें वैल्यूएबल बनने देती है। और लालच ऐसा नहीं है भाई कि तुम्हें केवल किसी पर्टिकुलर चीज़ का होगा। अगर लालच तुम्हें पैसा कमाने का भी है ना भाई, तो वो भी तुम्हें हमेशा अंदर से खोखला रखेगा। अब तुम देखो, कहने के लिए कमेंट कर सकते हो कि अबे तू चूतिया है क्या, पैसा कमाने का लालच कौन छोड़ता है, पैसा नहीं कमाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा। देखो मेरे भाई, एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि एक इंसान पैसा क्यों कमाता है, एक एवरेज आदमी, एक कॉमन मैन पैसा क्यों कमाता है। अब ये मत बोलना फिलॉसफी वाली बात कि प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बात की बात है। बिल्कुल नीचे के लेवल से, बॉटम से अगर तुम देखो तो क्यों कमाता है, सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, अपने घर का पेट पालने के लिए ना। तो इसमें नया क्या है, ये तो जानवर भी करते हैं, खाना पीना, हगना मूतना, सोना, ये सब तो जानवर भी करते हैं। तो इसमें इंसान क्या नया कर रहा है। और अगर तुम ये चीज़ बोल पा रहे हो ना कि लालच नहीं छोड़ा जाता, पैसा जितना मर्जी कमाना है कमाएंगे और पता नहीं कुछ भी कह सकते हो, तो मेरे भाई तुम 110% गारंटी देता हूँ तुम किसी भी धार्मिक ग्रंथों से जुड़े ही नहीं हो।
तुमने पढ़ी भी होगी ना तो तुमने समझने की कोशिश की ही नहीं है कि वो सिखाती क्या है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ोगे ना मेरे भाई तो तुम्हें समझ में आएगा, उसको समझोगे तो ये चीज़ समझ में आएगी कि वो ये भी सिखाती है कि लालच किस तरह से एक इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, चाहे किसी भी चीज़ का लालच हो। और लालच छोड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है जो उस चीज़ का लालच छोड़ना होता है जो फ्री में मिल रही होती है। और लोग ये चीज़ सोचते हैं कि फ्री की चीज़ का लालच कौन छोड़ता है। लोगों को ये चीज़ कूल लगती है कि फ्री में मिल रही है तो लेते चलो, बटोर लो। तो भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे भाई कि ये फ्री की चीज़ है, जो तुम फ्री की चीज़ का लालच बनाते जा रहे हो ना, ये तुम्हें कितना ज़्यादा अंदर से खोखला कर देगी। क्योंकि इंसान को जब चीज़ें फ्री में मिलने लग जाती है और उसको उस चीज़ का लालच हो जाता है ना, तब इंसान जो चीज़ें पैसे से आती है वो उसे जब नहीं मिल पाती ना, तब वो अंदर से खुद को कोसने लगता है कि यार मैं ये चीज़ क्यों नहीं खरीद पा रहा हूँ, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं ये चीज़ खरीद सकूँ। क्योंकि तुमने तो फ्री की चीज़ों का लालच पाल रखा था, तो पैसे की चीज़ों की औकात बनाई नहीं तुमने, तो कहाँ से खरीद पाओगे। फ्री की चीज़ों का लालच छोड़ने का ना सबसे पहला स्टेप है पानी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, घरों में जब नल आते हैं, जब सरकारी, जिनके घर पे सरकारी नल लगे रहते हैं ना, पानी आता है, जब घर पे पानी भरने का टाइम होता है सुबह या शाम को, जब भी वो इतना ज़्यादा पानी भर लेते हैं कि भाई ख़त्म नहीं होना चाहिए। पूरा घर भर लो, टंकी भरी है तब भी भर लो, सब कुछ भरा पड़ा है। जैसे ही पता चला कि सरकारी नल चालू हुआ है, पानी आया है, भाई चालू करो नल, फटाफट भरना स्टार्ट करो। भाई ये लालच नहीं है तो और क्या है। जो इंसान फ्री की चीज़ों का लालची हो गया, उसे भाई किसी भी तरह के लालच से ऊपर उठाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो भाई मैं तुम लोगों को अपना व्यूअर होने के नाते, अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो ना, तो इस चीज़ को समझो, फ्री की चीज़ों का लालच बंद करो। फ्री की चीज़ कोई भी हो सकती है। जो तुम्हें पुश्तैनी पैसा मिलता है ना, जो तुम अपने पापा पर डिपेंडेंट होते हो, जो ये अमीर लड़के होते हैं ना जो अपने पापा का पैसा उड़ाते रहते हैं, जिन्हें लगता है कि यार मेरा बाप इतना अमीर है। अबे तुम्हारा बाप इतना अमीर है, तुम नहीं हो। वो तुम्हारे बाप का कमाया हुआ, तुम्हारी उतनी औकात नहीं कि जितना तुम्हारे बाप ने कमाया उसका एक इतना सा भी कमा के दिखा सको। तो मेरे भाई अगर तुम मेरे व्यूअर हो ना, तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अपने अंदर ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि फ्री की चीज़ों को छोड़ो। ये नामर्दी के लक्षण है, मर्द के लक्षण नहीं है। मर्द के लक्षण वो होते हैं कि वो स्क्रैच से बिल्ड करना स्टार्ट करता है, और जब तक बिल्ड नहीं कर लेता ना, तब तक लगा रहता है, वो डगमगाता नहीं है। उसके जीवन में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, जो किसी भी मतलब सामने वाला कुछ भी उसको ऑफर कर दे लेकिन वो चीज़ डगमगाएगी नहीं उसकी। तो वो चीज़ अपने अंदर बिल्ड करो मेरे भाई, वो कॉन्फिडेंस, वो अपना सेल्फ रिलायंस, वो सेल्फ बिलीव अपने अंदर डेवलप करो। क्योंकि अगर तुम पेट पालने के लिए कमा रहे हो ना, सिर्फ अगर तुम्हारे कमाने का जरिया सिर्फ ये है कि तुम पेट पालना चाहते हो, चाहे अपना चाहे फैमिली का, तो तुम जानवर से बढ़कर और जीवन नहीं जी रहे हो मेरे भाई। तुम कहने के लिए इंसान हो लेकिन तुम्हारा जीवन सिर्फ जानवरों वाला है। तो भाई इंसान को ना जीवन बेहतर बनाने के लिए जीना चाहिए, एक बेहतर ज़िंदगी जीनी चाहिए। जो ये ज़्यादातर हम में से लोग जी रहे होते हैं ना, वो जी नहीं रहे होते, वो ज़िंदगी काट रहे होते हैं, इसीलिए उनको इतनी मुश्किल लगती है। लेकिन जो ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना, उन्हें सब चीज़ों से बिल्कुल पर्दा उठ चुका होता है। उन्हें सब पता रहता है कि किस चीज़ के नीचे क्या रखा हुआ है, तो उन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं होती। जीना इसको कहते हैं कि अब जो मिल गया लाइफ में वो सफिशिएंट है, चाहे वो 50 की एज में मिले, चाहे वो 30 की एज में मिल जाए, चाहे वो 60 की एज में मिल जाए, चाहे वो 80 की एज में मिल जाए, चाहे मरने के बाद मिल जाए। और ये चीज़ भाई मैं इसलिए इतनी ईजिली बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी मौत अपनी आंखों के जस्ट सामने देखी है। रायपुर जर्नी जब बताऊंगा ना मैं तुमको, तब बताऊंगा कि मेरा कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तुम लोगों को छोटा सा बता देता हूँ, मेरा ट्रेन के नीचे आ गया था मैं, मुझे किसी ने चलते ट्रेन से धक्का दे दिया था और कटते पिटते मरते मरते बच गया मैं। इतनी करीब से मौत देख कर आया हूँ मैं। जब रायपुर जर्नी बताऊँगा ना, तब पूरी स्टोरी बताऊँगा तुमको, तुम्हें पता चलेगा कि कितना पेचीदा जीवन मैंने जिया है और कितना इंस्पायरिंग करेगी ना, वो तुम्हें पता चलेगा। खैर इसके बाद ही भाई जो चीज़ें तुम्हें मर्द की कैटेगरी में और ऊपर लेकर जाती है ना, वो है भाई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो। तुम भाई जाओ, कितनी बार मैंने वीडियोस में ये चीज़ बोली है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जहाँ जाना है मेरे भाई जाओ, लेकिन जाओ तो कनेक्ट तो करो अपने भगवान से भाई। खुद को भाई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट तो करो। धार्मिकता का मतलब ये होता है कि तुम खुद को जान रहे हो कि तुम पैदा किस लिए हुए हो, तुम पैदा क्या करने के लिए हुए हो, तुम हो कौन अंदर से। तुम बाहरी तौर से तो दिख रहे हो कि इंसान हो, अंदर से तुम क्या हो वो तुम्हें पता लगता है धर्म से जुड़ने में। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी भी धार्मिक जगहों पे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, जहाँ भी तुम्हारा जिस भी रिलीजन से तुम बिलोंग करते हो, वहाँ जाकर तुम मत्था टेकाए। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं कहलाती है मेरे भाई। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि तुम ट्रुथ से कनेक्ट हो, तुम सच्चाई को जानो कि सच्चाई क्या है, ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, इस दुनिया की सच्चाई क्या है। तुम इस चीज़ से कनेक्ट हो। मान लो कल को मेरा एग्ज़ाम है और मुझे आज पढ़ना है और मैं किताब खोलकर सिर्फ पढ़ रहा हूँ, समझ नहीं रहा हूँ, याद कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, केवल पढ़ रहा हूँ। मुझे कल एग्ज़ाम में लिखने में कुछ आएगा?
नहीं आएगा ना तो उस चीज़ को समझना पड़ता है भाई। स्पिरिचुअलिटी को समझना होता है, चुपचाप से मान नहीं लेना होता, उसको जानना होता है। तुम किसी भी धर्म ग्रंथों को उठाओगे ना तो धर्म ग्रंथ यही बताते हैं कि धर्म का सेंटर पॉइंट ही ये है कि तुम क्वेश्चन करो, तुम जानो उस चीज़ को कि धर्म है क्या, धर्म सिखाता क्या है, धर्म एक जानवर को इंसान बनाता कैसे है। ये चीज़ें जब तक तुम नहीं जानोगे ना तब तक तुम इंसानों का जीवन नहीं जी सकते मेरे भाई। तुम्हें ट्रू मैस्कुलिनिटी के इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे ना धार्मिक ग्रंथों में कि तुम भाई पढ़ के इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे, अंदर से इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे कि तुम किसी भी चीज़ की परवाह करना ही बंद कर दोगे। क्योंकि जब जब तुम्हारी लाइफ में ब्रेकडाउन्स आते हैं ना मेरे भाई, तब तब तुम्हें जो सबसे पहले अंदर से आवाज़ आती है ना कि नहीं तू टूटेगा नहीं, तू उठ सकता है, तू उठेगा, तू फिर से दौड़ेगा, फिर से सबकी ऐसी तैसी करेगा। तो वो भाई जब तुम धर्म से जुड़ते हो ना, जब तुम भगवान पर बिलीव करते हो, तब वो अंदर से आवाज़ आती कि नहीं तू इतना कमज़ोर नहीं है कि तू इतनी छोटी सी चीज़ से हार मान जाए। इसीलिए मेरे भाई तुम जुड़ो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, खुद को स्पिरिचुअल बनाओ। स्पिरिचुअल बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम आंख बंद करके सामने वाला जो बोले मान लो, क्वेश्चन करो, तुम जानो उसके बारे में। तुम जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी अपने अंदर पैदा करोगे उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे। और क्वेश्चन भी किसी ऐरे गहरे से मत करना, उससे करना जो सही है, जिसको सच में इस चीज़ के बारे में पता है। और जब तक तुम्हें कोई ऐसा इंसान ना मिले तब तक किसी पे भरोसा मत करो, सिर्फ अपने धर्म ग्रंथों पर भरोसा करो। जो वो बता रही है वही सही है, जो उसके बिहाफ में कोई और बताने आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसकी बात सच हो। इसके साथ ही जब तुम लाइफ में एक ऐसा बड़ा ब्रेकडाउन देख लेते हो ना, जब तुम खुद को अकेला पाते हो, जानबूझकर अकेला पाते हो, जब तुम देखते हो कि रास्ते में तुम खड़े हो गए हो किसी और वहाँ पर आगे पीछे बगल में कहीं तक दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, चाहे तुम कितनी भी आवाज़ें लगा लो, कितनी भी चीखें मार लो, कोई नहीं आने वाला। तुम चाहोगे वहाँ पर कि मैं अपने पापा को कॉल कर दूँ यार फटाफट, लेकिन तुम्हें अंदर इतना कंट्रोल रखना है कि तुम अपने पापा को, अपनी फैमिली को उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करोगे। तुम जब तक उस चीज़ को, उस फेज़ को अकेले एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक उस चीज़ को अकेले टैकल नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना सकता। मैं भी नहीं बना सकता, दुनिया का कोई आदमी भगवान तक आके नहीं बना सकता। तो जब तक तुम अपने कर्मों से भागोगे ना मेरे भाई, जब तक तुम अपने फेलियर से भागोगे, कब तक भागते रहोगे? एक ना एक दिन आएगा जब रास्ते में दौड़ते दौड़ते ना सामने एक दीवार आ जाएगी, उस दीवार के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, दी एंड। तब तुम क्या करोगे? तब तुम लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देख सकोगे। तब उस दीवार पर ना सारे तुम्हारे फेलियर्स लिखे होंगे कि तू इस फेलियर से भागा, इस फेलियर से भागा, इस फेलियर से भागा, और आखिरी में लिखा होगा कि अब कहाँ भागेगा, अब तेरा जीवन ख़त्म, अब तुझे सिर्फ मरना है। तो ऐसा जीवन जीना चाहते हो तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं जीना चाहते तो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, उसे एक चैलेंज की तरह समझो और उसे पूरा करो। अपने फेलियर से बाहर आओ, पूरी की पूरी कोशिश करो कि तुम अकेले बाहर निकल सको। जब तुम पूरे के पूरे हार मान चुके होगे ना, जब पूरे के पूरे टूट चुके होगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे हेल्प चाहिए ही पड़ेगी, तब हेल्प लो। तब भी तुम्हारा माइंडसेट वो होना चाहिए कि कम से कम हेल्प लूँ, कम से कम। और एक बेहतर जीवन जीने के लिए ना, एक मर्द होने के नाते, अगर तुम एक अर्निंग पर्सन हो अपनी फैमिली के ना, तो अपनी फैमिली को फीड करने के अलावा अपनी लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स रखो जो तुम प्रोवाइड करने के लिए रखो, जो तुम बगैर किसी एक्सपेक्टेशंस के, बगैर किसी रिजल्ट के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी भी इमोशन के, सिर्फ प्रोवाइड करने के लिए रखो। थोड़ा सा निकलो, अनाथ आश्रम जाओ, उनके लिए कुछ करो, गरीबों के लिए कुछ करो, ज़रूरतमंदों की जीवन को सुधारने के लिए काम करो। अगर तुम पैसा कमा रहे हो, थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हो, तो थोड़ा सा पैसा इनके नाम पे कर दो, इनके जीवन को सुधारने के लिए कर दो। थोड़ा सा जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसके लिए तुम काम कर सकते हो। बड़ी आसानी से तुम ये चीज़ कह सकते हो कि अबे क्लाइमेट चेंज के लिए हम अकेले क्या कर सकते हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, जब तुम ऑफिस जाते हो जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर तो क्या तुम ये बोलते हो कि यार बाकी लोग तो काम नहीं कर रहे तो मैं भी क्यों करूँ? तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी पेमेंट कटेगी ना। तो ये जीवन भी ऐसा ही है मेरे भाई, तुम जब तक अपना कर्म नहीं करोगे ना, वहाँ ऊपर हिसाब हो रहा है, वहाँ पर तुम्हारी पल पल की चीज़ें लिखी जा रही है, पल पल का तुम्हारा हिसाब वहाँ पर हो रहा है कि तुमने क्या कर्म किया, क्या कर्म छोड़ दिया। तो तुम सिर्फ भाई अपने कर्म पर ध्यान दो, दुनिया को छोड़ो कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तुम अपना कर्म पूरा करो। तुम्हें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तुम इस धरती में रह रहे हो ना मेरे भाई, तो ये धरती किसने दी है? उसी ने दी है ना।
तो उसके बदले में इतना 100 साल का जीवन गुजार के खा पी के तोंद निकाल कर क्या तुम इतना सा काम नहीं कर सकते कि इसको खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर सको? तो मेरे भाई लालच को छोड़कर थोड़ा सा अपने जीवन को बेहतर बनाओ, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, कमाओ, लेकिन सिर्फ खाने पीने के लिए, फीड करने के लिए नहीं। कमा रहे हो तो थोड़ा उसका हिस्सा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में भी लगाओ और अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बनाने के लिए लगाओ। इसके साथ ही ब्रेकडाउन्स को तुम चैलेंज की तरह देखो। फेलियर से डरो मत, फेलियर से तुम नहीं भाग सकते, भागोगे भी तो कितना ही भाग लोगे। एक ना एक दिन बाद या तो फेलियर्स ख़त्म हो जाएंगे या तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, उसे चैलेंज की तरह, और उसे पास आउट करो, उससे तुम ओवरकम करो, उसको जीतो। यही चीज़ है जो तुम्हें मर्द बनाती है एक बच्चे से। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई थक गया मैं बोलते बोलते यार। भल मुझे नहीं पता वीडियो कितने मिनट की हो रही है, अभी शायद आधा घंटा हो रहा है वीडियो शूट करते हुए, और एडिट करने के बाद मुझे नहीं पता कि कितना पार्ट निकल कर आएगा। खैर अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है तो भाई नीचे हाज़िरी लगा कर जाना। भाई तुम लोग दिल जीतते हो यार। जब तुम लोग पूरी वीडियो देखते हो ना, मैं भाई अंदर से इतना ज़्यादा खुश होता हूँ यार, सच बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ। क्योंकि भाई वो चीज़ मुझे लगती है ना कि यार मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ, और कोई इंसान अगर मेरी चीज़ों को पूरा सुन रहा है तो कहीं तो मेरी बोली हुई चीज़ें पहुँची, कोई तो अप्लाई करेगा। तो भाई तुम उनमें से आ जाते हो, तो हाज़िरी लगा देना। और अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना, नहीं पसंद आई तो भी कोई बात नहीं है मेरे भाई, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। और अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फटाफट फॉलो करो, वहाँ पर भी ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।